स्टार्ट। यस बच्चों, तो पहला एक जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में प्रॉब्लम आई कि भाई डीएनए की कॉपिंग कैसे होती है, तो कॉपिंग समझने से पहले आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो किस डीएनए जो होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तीन। एक है फॉस्फेट और एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसके अलावा तीसरा जो है वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस चार होते हैं बच्चों। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आप लोग इसको बहुत डिटेल में याद नहीं कर पाओगे। मैंने आपको नोट्स दिए आपको याद है? क्या आपने नोट्स देखे अभी वापस आ जाने से पहले? एक बार इसके नोट्स देखिएगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया और आपको लगता है कि नहीं डीएनए हमको डिटेल में पढ़ना है, तो हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो हेलिक है ये तो फॉस्फेट और फॉस्फेट शुगर से तो हेलिक्स बनती है। बीच की जो स्ट्रैंड्स हैं, जो हम ये लाइनें खींचते हैं, ये लाइनें किससे बनती हैं? चार नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये फिक्स है कि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा और थायमिन एडेनिन से जुड़ेगा। एडेनिन और थायमिन में दो हाइड्रोजनस बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में तीन बनते हैं। तो इस तरह से ये लंबा सा पूरा जो मॉलिक्यूल है ये है डीएनए। अब होता क्या है कि जब ये यहां से टूट जाता है, ये नाइट्रोजनस बेस आपस में टूट जाते हैं, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो यहां जो ये पार्ट अलग हुआ है इसको जो सप्लीमेंट्री पार्ट चाहिए कि थायमिन चाहिए, ये चाहिए, ये साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हुए हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, ये वापस वहां से कलेक्ट कर करके इसको यहां पर लाते हैं और यहां ये अटैच होते जाते हैं। एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मैंने इसको पूरा डायग्राम वाइज बताया है, ठीक है? आप कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ एक बार और ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। दूसरा, आपने कहा कि एक पैराग्राफ में कुछ दिक्कत है। चलो बताइए वो पैराग्राफ क्या है? थोड़ा सा लाउडली रीड करो तो मैं वो समझ जाऊंगा क्या कहना चाहता हूं। Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. This creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. ओके गुड, ये समझ में नहीं आया? और हाँ, थोड़ा आगे भी इसके एक बार यहां समझ लो, इसके आगे का पार्ट और हम देखते हैं। बात इन्होंने शुरू की बच्चों कि ये सेल है और इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए, ये क्रोमेटिन थ्रेड, ये डीएनए। डीएनए लंबे से थ्रेड्स जैसे अभी मैं बताया वो, ये डीएनए कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग से क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम शब्द आपने जो सुना होगा, तो क्रोमोसोम्स तभी बनते हैं जब सेल डिवाइड हो रही होती है। तो क्रोमोसोम भी डीएनए ही है, डीएनए का ही फॉर्म है। आप सोचो कि एक बहुत बड़ा थ्रेड पड़ा हुआ है यहाँ पे, हम उस थ्रेड को आपस में कॉइल करेंगे, कॉइल करके फिर हम उसके बड़े बड़े रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये जो थ्रेड है ये ही इस तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये सेंटर में ये इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमोसोम। हमारी हर बॉडी के सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम है, पता है ना आपको? ये है क्रोमोसोम्स। ये इसमें इतना नहीं लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये कहा है कि ये सेल अपनी कॉपी करना चाह रही है। क्या करना चाहिए बच्चों? ये सेल अपनी डुप्लीकेसी करना चाह रही है। तो सबसे पहले अंदर जो डीएनए वो डुप्लीकेट करेगा। तो ऐसा होगा क्या कि मान लो इसमें ये डीएनए, इतना डीएनए, और इस डीएनए ने क्या कर लिया? अपनी कॉपी कर ली। कॉपी करके इस डीएनए को इससे बाहर निकाल दिया, तो ये सेल और इसका डीएनए कॉपी बाहर आ गई। तो क्या ये वर्कआउट करेगा? क्या ये डीएनए अब अपना काम कर सकता है? नहीं। डीएनए को काम करने के लिए पूरा सेलुलर apparatus चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी बात? मैं समझाता हूं। मान लीजिए इस सेल को डिवाइड होना है, इसने अपनी दो कॉपी कर ली। एक डीएनए ये पहले वाला था, इसकी कॉपी ये हो गई। जब ये बंटवारा हुआ, तो अपने घर में ही बंटवारा होता है ना, तो हम ये करते हैं कि हमारा एक भाई ये है, एक भाई ये है, तो एक भाई जो है उसको हमने कह दिया कि चल तू अलग हो जा। नहीं, उसको अलग करने के लिए जितना एक को दिया उतना ही उसके लिए किचन भी देना पड़ेगा, उसको ड्राइंग रूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब हमारे घर को हम जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि इसको भी सब कुछ मिले, इसको भी सब कुछ मिले। तो होगा क्या? जैसे ये डिवाइड होगा
ये जो सेल है, ये सेल भी इस तरह से डंबल शेप में डिवाइड होने लगती है। ये न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड होने लगता है। एक क्रोमोसोम यहां रह गया, एक क्रोमोसोम यहां हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये सेल और ये सेल सेपरेट हो गई। इसका ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस। एक सेल से दो सेल्स बन गई। बात समझ आ रही है आपको? मैं दूसरा तरीका ये क्या कहना चाह रहा था कि यदि इस डीएनए ने अपना कॉपी किया और इस कॉपी डीएनए को बाहर निकाल दिया और ये डीएनए को अकेला छोड़ दिया, तो ये डीएनए में इंफॉर्मेशन सब है कि क्या करना है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेलुलर apparatus चाहिए। इसका सेल चाहिए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, राइबोसोम्स भी हो। ये अपना काम करवाएगा। चलो राइबोसोम ये करो। समझ आ रही मेरी बात? क्या बात समझ आई? डीएनए कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल से और बताता हूं, सुनिए बच्चों अहमदाबाद में मेरे को बहुत अच्छा मकान दिखा था कल। हम उसी बात को समझते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा मकान दिखा, मुझे लगा कि बेस्ट है और मैंने ब्लूप्रिंट मांगा। तो ब्लूप्रिंट किसके पास था? उसके आर्किटेक्ट के पास। तो उस आर्किटेक्ट से मैंने ब्लूप्रिंट लिया और वो ब्लूप्रिंट लेके मैं यहां आ गया। क्या वो ब्लूप्रिंट अपने आप कुछ कर सकता है क्या? ब्लूप्रिंट में बहुत सब कुछ लिखा है कि क्या होना चाहिए, किस जगह क्या होगा, कहां की, लेकिन वो बात एग्जीक्यूट कौन करेगा? इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कारीगर चाहिएंगे, प्लम्बर चाहिएगा बनाने के लिए, ये सब चीजें चाहिएंगी ना। ये सब कहां है? ये सब सेल के पास है। क्या? सेल के अलग अलग ऑर्गन है। प्रोटीन बनाना है, राइबोसोम्स बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा। तो सेल डीएनए कॉपी करना रिप्रोडक्शन की पहली स्टेप है, पर ओनली डीएनए की कॉपी कुछ नहीं कर सकती है। डीएनए की कॉपी करने के बाद उस कॉपी डीएनए को सेलुलर एपरेटस भी देना पड़ेगा कि हाँ अब ये आपकी सेल है, अब इसके साथ आप जो भी आपके अंदर इंफॉर्मेशन है वैसा काम करो। ये बात ये लिखिए। अब इसको एक बार वापस पढ़ के सुनो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? स्टार्ट से पढ़ लो पहले वापस, जहां से अभी आपने पढ़ा वापस उसको वहां से पढ़ो। लाउडली पढ़ो। Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. बस यहां तो बात डीएनए की कॉपी की गई है। नेक्स्ट। This creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. ओके, अब इन दोनों को क्या करना है? सेपरेट करना है। क्यों? दो कॉपी हो गई, अब दो इंडिविजुअल बनाने हैं तो सेपरेट करना है। नेक्स्ट। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. क्या ऐसा होगा कि ये दो कॉपी होगी, एक कॉपी तो इसी में रहने दो इस सेल में और दूसरे डीएनए की कॉपी को बाहर निकाल दोगे, क्या ये चलेगा? तो ये लिखा है however this not work। आगे। Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to two cells. क्लियर समझ में आया बच्चों? क्लियर समझ कि भाई सबसे पहले डीएनए कॉपी होगा, पर डीएनए की कॉपी को हम ऐसा कर लें, जैसे यूं समझो, वापस मैं कुछ एग्जांपल समझाना चाहूंगा सिंपल सा, कि दो भाई हैं मिलकर एक शोरूम चला रहे हैं, किस कपड़े का, किसी का भी उनका बिजनेस है, ठीक है। अब पिताजी को लग गया कि नहीं यार अब ऐसा टाइम आ गया है कि दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, तो हम यूं करें कि हम पूरे बिजनेस का दो बांट गया और एक भाई को कह दिया कि तू अलग हो जा, ये तो इसका रहेगा। तो क्या ये एक दुकान से दो दुकान हो पाई? क्या नहीं। जब हमको सेपरेट करना है तो हर चीज को हम सेपरेट करेंगे। हम कहेंगे कि भाई आप दुकान दूसरी खोलो, तो हम देखेंगे कि दूसरे भाई के लिए भी दुकान हो, दूसरे भाई के लिए भी फर्नीचर हो, दूसरे भाई के लिए भी कच्चा सामान, मतलब जो भी बेचने की चीजें वो सारी चीजें हो। तब हम कहेंगे कि हाँ अब दोनों का प्रॉपर डिवीजन हुआ है, अब दोनों फुल फ्लैश दुकानें चला पाएंगे। अब एक से दो दुकानें हो गई, दुकानों का रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। यहां पर भी वही है, डीएनए की कॉपी क्रिएट करने के बाद उस कॉपी को उस सेल से बाहर निकाल देने से रिप्रोडक्शन नहीं होगा। होगा ये कि एक सेल से दो डीएनए हुए, एक डीएनए से दो डीएनए हुए, अब दोनों डीएनए को सेल्यूलर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तो ये धीरे से सेपरेट होगा। इसके साथ भी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहां भी न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा, इसके पास भी न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा। आधे माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास जाएंगे, आधे माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास, आधे लाइसोसोम इसके पास, आधे लाइसोसोम राइबोसोम, हर चीज का बराबर बराबर बंटवारा होगा और फिर ये दो टुकड़े हो जाएंगे।
अब इसको लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास कम है, तो उस सेल, उस डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है, चलो ये बनाओ, ये प्रोटीन बनाओ, इससे माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, इससे ये बनाओ, चलो सेल को अपने बड़ा करना है। धीरे धीरे ये सेल वापस अपनी फुल फ्लैश जो ये शेप थी उसी में आ जाएगी। किसने किया? डीएनए ने उसमें जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोटीन वगैरह बना लिया और पुरानी शेप वापस मिल गया इसको। लेकिन सेलुलर रेप्रेजेंटेशन देना जरूरी होता है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और बताइए। वेरी गुड बच्चों, मैं ये इसलिए कहता हूं कि आपको बिल्कुल किताब की लाइन टू लाइन समझ में आना चाहिए। एनीथिंग एल्स? हाँ बच्चों, कुछ पूछना है क्या? कोई भी पूछ सकते हो बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चले हम लोग आगे। नहीं, चलिए। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, वापस थोड़ा सा बता देता हूं, जो बच्चे आज नए हैं उनके लिए बता देता हूं। वैसे आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, कल पूरे 50 मिनट का वीडियो है, 48 मिनट्स का। तो आपको वो पूरा उसको देखोगे ना बेटा, तो आप सारी बात समझ जाओगे कि हमने कल क्या किया था। हमने ये पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स of their own kind is called reproduction. Reproduction कैसे हो? That is the basic question of this chapter. Reproduction कैसे हो, इसके लिए सबसे पहली बात है कि हर इंडिविजुअल की सारी इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में होती है। तो सबसे पहले हम डीएनए की कॉपी करते हैं। तो कॉपिंग ऑफ डीएनए इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले डीएनए की कॉपी की जाती है। डीएनए की कॉपी करने के बाद हम उसको भी सेलुलर एपरेटस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना, और दोनों सेलुलर एपरेटस आधे टूट जाते हैं उस डीएनए के अंदर, वो थोड़ा सा सेलुलर एपरेटस इसका, और एक से हो गई 2 सेल। अब ये जो डीएनए इनके अंदर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ होती जाएगी और ये अपनी फुलेस्ट बॉडी को ऑब्टेन कर लेंगे। हमारी बॉडी में बच्चों, ह्यूमंस में जब जाइगोट बनता है, एक सेल है, एक सेल और उसमें डीएनए, और उस डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है कि इस बच्चे का नाक कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, हाइट कैसी होगी, ये सारी उस डीएनए में, उस एक सेल से 8-9 महीने में बच्चा पूरा मतलब एक मैच्योर हो जाता है कुछ हद तक। और उसके बाद वो पूरी लाइफ में जो आप बड़े हो रहे हो, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके उस डीएनए में थी, एक सेल वाले डीएनए में, और आप मैनिफेस्टेशन देख रहे हो। उस एक बनने में काफी साल लग रहे हैं सारी चीजें होने में, लेकिन वो डीएनए से हो रहा था। पर वो डीएनए अकेला कुछ नहीं कर पाता जब तक उसको हम सेलुलर एपरेटस नहीं देते। ओके, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। जब डीएनए कॉपी होता है तो क्या होता है बच्चों? क्या डीएनए की कॉपी 100% एक्यूरेट होती है? नो। क्या होती है? छोटी छोटी मिस्टेक्स, गलती से मिस्टेक्स। तो उससे क्या होता है? वेरिएशन। उससे क्या होते हैं बच्चों? वेरिएशन। क्या वेरिएशन अच्छे हैं? वेरिएशन किसी इंडिविजुअल के लिए अच्छे हो भी सकते हैं, अच्छे नहीं भी हो सकते हैं, बट वेरिएशन उस स्पीसीज के लिए तो बेनिफिशियल होते ही होते। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था आप लोगों ने, है ना? वेरिएशन may not be beneficial for an individual, but it is necessarily beneficial for the species as a whole. ओके, किसी पे वेरिएशन आया और एनवायरमेंट कुछ और बदल गया तो उसको तो नुकसान हो गया वेरिएशन आने का, और जिसके अंदर वेरिएशन ऐसा आया जो एनवायरमेंटल फेवरेबल था तो उसको वेरिएशन का फायदा मिल गया, है ना? लेकिन स्पीसीज एज ए होल को तो पक्का ही पक्का फायदा मिलता है वेरिएशन से, क्योंकि उसके पास हर तरह का बच्चा है। जैसा वेरिएशन, जैसा एनवायरमेंट चेंज करेगा उसके पास एक ऑप्शन हमेशा मिलेगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। प्यारे बच्चों, ये सारी थ्योरेटिकल बात हमने रिप्रोडक्शन की पढ़ी। अब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं। अब हम इसकी प्रोसेसेस देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता कैसे। बच्चों, रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हैं। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल ही अपने बच्चे पैदा कर लेता है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल इंडिविजुअल कैन गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एक रिप्रोडक्शन ऐसा होता है कि वो अकेला इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसमें 2 इंडिविजुअल होते हैं और दोनों इंडिविजुअल अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उनसे एक बच्चा पैदा होता है। तो इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स, 2 तरीके हैं। एक जिसमें सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, और एक जिसमें 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं।
ये जो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं ना, इनको हम अलग अलग जेंडर्स बोलते हैं, और हम बोले तो हम उनको अलग अलग सेक्सेस बोलते हैं, है ना। और इसलिए उसको बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है क्या नहीं। तो एक का जेंडर क्या है, मेल, एक का क्या है, फीमेल। क्यों मेल है, क्यों फीमेल है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। पर हम अभी बात कर रहे हैं कि जब अकेला एक सिंगल इंडिविजुअली अपने बच्चे पैदा कर सकता है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल मोड। इसका नाम एसेक्सुअल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कोई सेक्सेस नहीं है। सेक्सेस मतलब कोई मेल फीमेल का कोई झंझट ही नहीं है, सिंगल इंडिविजुअल अपने बच्चे पैदा कर सकता है। तो पहला मोड जो आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो फास्टली समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच a single individual can give birth to new individuals, that is known as asexual mode of reproduction. क्या ये बात समझ नहीं है? क्या समझाएंगे सबको? सिंपल बात बताऊं, अपने घर के बाहर, अपने खेतों के बाहर कैक्टस उगाते हैं हम लोग, क्या बोलते हो आप लोग उसको प्यार से? थुएर बोलते हो। तो ये जो थुएरी हम उगाते हैं, हम इसका रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। एक थुएर उगा हुआ है, एक और उगाना चाहते हैं, सिंपल, एक को काटा उगा दो। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें कोई एक थुएर चाहिए, एक दूसरा भी चाहिए, इन दोनों से मिलकर नया पैदा होगा, ऐसा लफड़ा ही नहीं है। सिंपल सा कि एक सिंगल इंडिविजुअल, आपके घर पे भी बहुत सारी आप गार्डनिंग करते होंगे, बागवानी वगैरह, तो आप देखते होंगे कि आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनको आप कटिंग करके उगा सकते हो। तो ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? Asexual mode of reproduction. What do you mean by asexual mode of reproduction? A single individual can give birth to new individual. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ओके, अब इसके भी क्या अलग अलग मोड्स हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। ऐसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने, उनकी बॉडी में एक ही सेल है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ फिशन? टू ब्रेक डाउन, टूट जाना। फिशन मीन्स टूटना। अ सिंगल सेल ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सेल्स, दैट इज नोन एज फिशन। व्हाट इज फिशन? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल इज स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सेल्स, दैट इज नोन एज फिशन। अब आप कहोगे सर टू या मोर देन टू? अकॉर्डिंगली फिशन दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन और एक को हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। बोलो सर मैं क्या? एक सेल से दो सेल बनती है, बाइनरी फिशन। क्या बोलेंगे उसको? बाइनरी फिशन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल्स। आइए डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम बनाया था मैंने बहुत बड़ा, आप लोग वापस देख लीजिए। एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल स्प्लिट हो गई, डंबल शेप जैसी बनी। पहले क्या हुआ होगा? इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की कॉपी हुई, फिर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। सेल का डिवीजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। क्या ये शब्द आपके बुक में है? बिल्कुल भी नहीं। जरा भी घबराने की बात नहीं, ख्वाहिश। सिंपल सा लिखा है इसमें। क्या लिखा हमारी बुक में? अ सिंगल सेल स्प्लिट इनटू टू सेल्स। बस एक सेल से दो सेल बन गई, ये स्प्लिट हुई, और यहां पर एक न्यूक्लियस इसके पास, एक न्यूक्लियस इसके पास, और फिर हमने देखा ये एक सेल, ये कहलाती है मदर सेल। और ये दोनों क्या बन गई? इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। क्या बन गई ये? डॉटर सेल्स। बच्चों ये तो मदर सेल थी, मां का कोई नाम रख देते, ये अमीबा है, और मां अमीबा का कोई नाम रख देते। क्या नाम रखें? सिमरन। तो ये अमीबा है, इसका नाम सिमरन है, और इसकी दो डॉटर सेल्स बन गई, तो दोनों डॉटर का कुछ नाम रखें? सीता और गीता, चिंकी और मिंकी। ओके, ये चिंकी और मिंकी। अब प्रॉब्लम ये हुई, मैंने नाम इसलिए रखा है, तो बताइए सिमरन कहाँ है? ये तो चिंकी मिंकी, ये सिमरन थी। बच्चों हम लोग ये कहते हैं, हमने शुरू किया था कि हम मॉर्टल हैं, हम कभी ना कभी मरेंगे। देखिए अमीबा इमॉर्टल है।
क्योंकि जैसे ये डिवीजन की एज में आता है तो इसके जो पहले इंडिविजुअल था उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, वो रहता ही नहीं है अब, पर उसकी कोई डेड बॉडी नहीं है। एक सेल स्प्लिट हो गई दो सेल्स में और दोनों सेल डॉटर सेल्स है। ये नहीं है कि ये अभी भी वो बुढ़ी वाली सेल ये एक बेटी बनी, नहीं नहीं नहीं, दोनों बेटियां हैं, दोनों डॉटर सेल्स और दोनों फ्रेश है। अब तो अमीबा किस तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया? इमॉर्टल। हाँ, कोई एक्सीडेंट से उसको एसिड डाल दो तो जल जाएगा और मर जाएगा, वो सेल डाई होगी तो वो कहलाएगा मरना। नॉर्मली अमीबा कभी मर नहीं रहा है, अमीबा और इस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पर उसकी खास बात क्या है? क्या आपको कुछ कुछ समझ में आया इसके अंदर मैं जो कहना चाह रहा हूं? जैसे मैं रिप्रोडक्शन करता हूं तो मेरा एक बच्चा आएगा और वो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी बॉडी तो धीरे धीरे ओल्ड हो रही है। वो बड़ा नया बना, लेकिन मैं तो धीरे धीरे ओल्ड होकर खत्म हो जाऊंगा। लेकिन यदि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन ऐसा हो कि मेरी बॉडी दो पार्ट में टूट जाए और दो बच्चे, अब मैं कहां बचा? अमीबा में ऐसा होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है कि एक सेल दो सेल, हम बोल सकते हैं, कभी आपको कभी कोई बताए ना तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा है? इमॉर्टल। क्यों? क्योंकि इसमें मदर सेल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, मदर सेल रहती नहीं। तो हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर मॉर्टल। हम इसलिए नहीं बोल सकते, हम बोलते इसलिए बेटा कि वो नेचुरल वे में डिवाइड हो जाता है ना, लेकिन वो सेलुलर apparatus ओल्ड नहीं होता है कि यार अब वो डिजेनरेट होके खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि आप उसको ड्राई कंडीशन में रख दोगे अमीबा को, यदि आपने उस पर एसिड डाल दिया, आपने कोई, तो वो मर जाएगा, तब वो जो सेल है वो डाई हो जाएगी ड्यू टू दिस स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अदरवाइज पानी उसके पास एबंडेंट है तो वो लगातार डिवाइड करता ही जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा वो भी हम आगे देखेंगे। क्या आपको बाइनरी फिशन समझ में आया? मैं आपको ज्यादा टफ तो नहीं पढ़ा रहा हूं? आपके चेहरे से मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए बस। हाँ, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक इंडिविजुअल नया इंडिविजुअल बना ले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकेला ही नया बना ले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो की जरूरत नहीं। फिशन द मॉडर्न प्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल इज स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सेल्स। यदि एक सेल से दो ही सेल बनती है तो क्या कहलाएगा? बाइनरी फिशन। बच्चों, बाइनरी फिशन भी दो तरह का होता है। एक होता है ये बाइनरी फिशन जो हमने पढ़ा, ये क्या है? एट एनी प्लेन। एट एनी प्लेन का मतलब ये जो अमीबा है, इस अमीबा को हम किस तरफ से ये स्प्लिट होना चाहिए? किसी भी तरह से स्प्लिट हो, इस तरह से स्प्लिट हो, इस तरह से स्प्लिट हो या इस तरह से स्प्लिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? मेरे पास एक रोटी है, हमको काट के दो बराबर किसी को देनी है, तो हम कहीं से भी काटे तो बराबर ही करेगा ना। पिज्जा काटेंगे तो दो बराबर ही करता है ना। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? सर्कुलर। उससे लेकिन बाइनरी फिशन एट अ डेफिनेट प्लेन ये भी होता है। कैसा? एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों। एग्जांपल किसका लूं मैं? क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम। जैसे मैंने पैरामीशियम लिया तो बच्चों पैरामीशियम इस तरह की शेप का होता है, आपको ध्यान हो, चप्पल जैसा होता है थोड़ा सा, और यहां पे उसमें एक ऑरल ग्रूव होता है। क्लेमाइडोमोनास ऐसा होता है और उसके अंदर यहां पर सीलिया होता है, फ्लेजिलम होता है। अब आप देखिए बच्चों, ये पैरामीशियम क्या जब हम डिवाइड करेंगे, एक सेल से दो सेल होंगे, तो प्रॉब्लम है इसको एक ही डेफिनेट प्लेन में कट पाएगा, क्योंकि यहां इसका ऑरल है, ऑरल ग्रूव है। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये यहां से कटना चाहिए, ये पार्ट दोनों को मिलना चाहिए। बस नहीं, यदि हम इसका डिवाइड करते हैं, हम इस सेल को ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काटा तो इसको तो फ्लैजिलम मिला ही नहीं। बात समझ आई? कैसे काटना पड़ेगा इसको काटना पड़ेगा ऐसे, जिससे फ्लैजिलम दोनों को मिले। क्या बात समझ में आई आपको? समझ में आई ना? आगे होगी मेरे ख्याल समझ में। यदि किसी का बाहर चौराहे पे खेत है, ऐसा खेत है, तो उस खेत को कहीं से कोई भी काट सकता है, किसी भी बच्चे को देना है कहीं से भी काट लो। लेकिन यदि हमारा एक रोड पे बीचों बीच में ऐसा मकान है और यहां से एंट्रेंस है और मेरे को दो भाइयों को डिवाइड करना है, तो हमें ऐसे काटे?
तो ये भाई बचाएगा कैसे अंदर? ऐसे कटेगा क्या ये? नहीं। तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि यहां से ही करना पड़ेगा कि इधर से भी इसको गेट मिले, इधर भी गेट मिले। तो मैंने क्या बताया सिंपल वर्ड्स में बताया कि फिशन का मतलब होता है एक सेल से दो या दो से ज्यादा सेल्स बन जाना। बाइनरी फिशन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बनना। बाइनरी का मतलब हो गया दो। और बाइनरी फिशन में भी हमारी बुक में दो तरह के एग्जाम्पल है। एक है बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन, किसी सेल का किसी भी तरह से काट लो, बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन। और दूसरा बाइनरी फिशन एट अ डेफिनेट प्लेन। और बाइनरी फिशन एट अ डेफिनेट प्लेन का एग्जांपल है पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में एक ऐसी जगह है जो दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों डॉटर्स को मिलनी जरूरी है। अमीबा को कहीं से भी क्यों काट सकते हैं? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है कि वहां से डिवाइड करने पर दोनों को वो नहीं मिले। तो ये हो जाता है बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन, बाइनरी फिशन इन एट अ डेफिनेट प्लेन। बच्चों, आप लोग चाहते हो ना कि पहली बार में बहुत अच्छे से हम पढ़ लें? आपको नोट्स पढ़ के आना चाहिए। किताब भी पढ़ लो, नोट्स भी पढ़ लोगे ना, किताब के साथ साथ किताब वाली बात मैंने लिखी है, लेकिन किताब में पैराग्राफ फॉर्म एकदम समझ में नहीं आता है, और मैंने उसको बिल्कुल नोट्स वाइज लिखे और साथ साथ में एग्जांपल्स भी दिए। तो नोट्स का जो पीडीएफ है मैं वापस आज सेंड करूंगा। आप जितना जितना मैं बताऊंगा ना उतना जरूर पढ़ के आया करो, आपको बहुत जल्दी से फास्टली क्लियर होगा। ओके, तो हमने पढ़ा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट का भी पहला ही पार्ट पढ़ा। दूसरा रह गया मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन किसको कहते हैं बच्चों? जब एक सिंगल सेल, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल बहुत सारी टोटल सेल्स में टूट जाए। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिशन का कौन सा एग्जांपल है आपकी बुक में दे रखा है? प्लाज्मोडियम। क्या होता है प्लाज्मोडियम में? बच्चों इधर देखते हैं, ये एक प्लाज्मोडियम है। ये क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना है कहीं? रुद्र, कहीं सुना है प्लाज्मोडियम? किसी ने सुना है? हाँ, याद आया? बच्चों, हमको एक बीमारी होती है मच्छर के काटने से, फीमेल एनोफिलिस के काटने से। उस बीमारी का नाम है मलेरिया। हमारे यहां बहुत चलती है मलेरिया, है कि नहीं? तो मलेरिया का जो पैरासाइट है, तो मलेरिया के जो पैथोजन है, वो कौन है? प्लाज्मोडियम। हमारी बॉडी में ये सिंगल सेल वाला प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है, और फिर हमारे ब्लड के अंदर वो घूमता हुआ चला जाता है लीवर में, और वहां जाकर अपना नंबर बढ़ाता है। कैसे नंबर बढ़ाता है ये अभी हम समझने वाले हैं। प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन करने का तरीका इसका ऐसा है कि ये क्या करता है, जैसे ही ये इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये अपने चारों ओर एक हार्ड सिस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? हार्ड सिस्ट, मजबूत सिस्ट कवरिंग। ऐसी हार्ड सिस्ट बना लेता है चारों तरफ। ये एकदम हार्ड है। हार्ड क्यों होती है? हार्ड होने से क्या फायदा होता है? कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, मान लो समझिए कि मेरे ऊपर पानी की टंकी, और हम लोग यहां रहते हैं, टंकी के अंदर पानी है और पानी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। पानी के अंदर छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हमको टंकी साफ करनी है, तो हम क्या करते हैं? आप लोग भी करते होंगे। टंकी का सारा पानी निकाल दिया, टंकी को बिल्कुल सुखा दिया और अच्छे से साफ कर दिया। हम रेगुलर इंटरवल में हमको पानी की टंकी साफ करनी चाहिए, करते नहीं करते हम लोग? तो साफ करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। पर होता क्या है, जैसे ही टंकी ड्राई होगी तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे वहां रह गए, वो तुरंत अपने चारों ओर क्या बना लेंगे? हार्ड सिस्ट। ये सिस्ट बना लेंगे। अंदर का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ये डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये बाहर की हार्ड सिस्ट, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ये न्यूक्लियस के छोटे छोटे टुकड़े, और इन हर छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी लग जाता है। इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से डिवाइड होकर जो ये स्ट्रक्चर बना, इसमें ये छोटे छोटे क्या है? ये स्पोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ये स्पोर्स। अब ये ऐसी हार्ड सिस्ट पड़ी रहेगी 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 साल, हमने पानी डाला ही नहीं और वो वैसे के वैसे रहे।
या तो हवा आई तो ये उड़ गए, और नहीं हवा आई वहां के वहीं रह गए, तो वहां के वहां ये पड़े रहे। और 2 महीने बाद जब टंकी में वापस पानी डाला जाएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो पानी आते ही ये सिस्ट टूट जाएगी, और ये सिस्ट टूटकर अंदर जितने भी स्पोर है वो बाहर आ जाएंगे। हर एक स्पोर एक नया नया इंडिविजुअल बनेगा। बताओ इसमें एक सेल से कितने सारी सेल्स बन गई? बहुत सारी, 7, 8, 10, 20। पॉज करना। हाँ जी, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसका पहला मोड था फिशन। हम शुरू कर रहे हैं फिशन में। जितने भी अभी हमने जो एग्जांपल पढ़े सब यूनिसेल्युलर है। एग्जांपल क्या क्या पढ़े? फिशन 2 तरह का होता है। बाइनरी फिशन, जब एक सेल 2 में स्प्लिट होती है। मल्टीपल फिशन, 1 से 2 से ज्यादा सेल्स बनती है। बाइनरी फिशन में 2 सब पार्ट हो गए। बाइनरी फिशन एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकती है। अमीबा है ना, ये इसका एग्जांपल है। और बाइनरी फिशन एट अ डेफिनेट प्लेन, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये पर्टिकुलर बनेगी एक सेल से 2, लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड हो पाएगी। और दूसरा हमने देखा मल्टीपल फिशन, और मल्टीपल फिशन का एग्जांपल हमने देखा प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिशन के अंदर रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक और बेनिफिट हमने देखा कि ये अनफेवरेबल कंडीशन से भी बचाता है। मतलब कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, बहुत कम हो गया, तो जब सेल सर्वाइव नहीं कर पा रही है, वो हार्ड सिस्ट बना लेती है, और अब ये बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक ये सेफ हो जाएगा। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, क्या आप समझ रहे हो फेवरेबल अनफेवरेबल क्या मतलब है? जैसे कोई सेल पानी में रहती है और पानी खत्म हो गया, तो हम कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन आई, अब वो जी नहीं पाएगी, तो वो अपने चारों ओर सिस्ट बना देगी। जब भी पानी आएगा, तो जब हम 2 महीने बाद टंकी पानी डालेंगे, तो वापस ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने लग जाएंगे, अपने आप वापस फ्लोरिश करने लग जाएंगे। तो ये कहलाता है मल्टीपल फिशन। ठीक है बच्चों, तो आज मैं अभी ये एक ही पढ़ा पा रहा हूं बच्चों। तो हम लोगों ने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का फर्स्ट देखा, हम लोगों ने फिशन। क्लियर? इसके नोट्स मैं दूंगा, ये वीडियो भी डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल से एडवांस पढ़ते हैं।